नमस्कार। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे विदेश मंत्री चीन में हैं और एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में भाग लेने के गए हुए। इस दौरान साइडलाइंस में उन्होंने वहां के विदेश मंत्री और वहां के वाइस प्रीमियर से मुलाकात की। इसके अलावा शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई, जो सारे विदेश मंत्रियों के साथ शी जिनपिंग की मुलाकात थी। विदेश मंत्री के साथ जो बातचीत उनकी हुई, उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे, या फिर इस दौरे को लेकर के कि इस दौरे से भारत को क्या हासिल हो रहा है, क्या चाहिए था, क्या कुछ चीजें चीन के साथ सुधारने की कोशिश हमारी है, क्या चीन भी ऐसा चाहता है, और क्या इस समय की जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें दोनों की जरूरत है, और दोनों इस कोशिश में लगे हैं कि भारत और चाइना एक साथ दिखाई दें। लेकिन भारत की तरफ से बहुत सारे मिक्स सिग्नल्स भी रहते हैं, चाहे वो अमेरिका को लेकर के हों, ब्रिक्स को लेकर के हों, डीडॉलराइजेशन को लेकर के हों, और कई जगह पर वो चाइना की जो अपनी अपनी दृष्टि है, अपना विजन है, उससे भी टकराते हैं। खैर, इन सब चीजों को समझेंगे कि जो जयशंकर की चीन यात्रा है, उस चीन यात्रा को किस तरह से डिकोड किया जाए। क्या इसे ये माना जाए कि चीजें सुधर रही हैं, स्टेलमेट है, या कुछ भी नहीं हुआ, जैसा है वैसा चलता रहेगा। इसी सब पर बात करेंगे और समझेंगे। हमारे साथ हैं साउथ एशिया के एक्सपर्ट, वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार जी। संजय कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। पिछले 2-3 दिनों से बहुत चर्चाएं हैं। अपने यहाँ के अखबारों में तो कम हैं, लेकिन चाइना के अखबार में खासी चीजें जयशंकर के जाने से पहले ही, या जयशंकर जब वहां पहुंचे उस समय भी बहुत सारी चीजें इस तरह की रखी गई कि किस तरह चीजें आगे बढ़ सकती हैं, उसको क्या क्या चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। अब तो उनकी विदेश मंत्री से भी मुलाकात हो गई, वाइस प्रीमियर से भी मुलाकात हो गई, और प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हो गई। और जो चीजें अभी तक सामने आई हैं, उनको देखते हुए आपकी पहली टिप्पणी जयशंकर की यात्रा को लेकर के क्या है? देखिए, जयशंकर की जो यात्रा ये थी वो तो एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए था। ये कोई, मैं इसे बायलैटरल नहीं मानूंगा, बट यस, इन्होंने ये जो मल्टीलैटरल फोरम की जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स भी किए। और ये एक समझिए कि मौके पे इन्होंने छक्का लगा दिया, मौके का फ़ायदा उठाया। और जो जो संबंध जो पिछले साल से सुधार होने लगे थे कज़ान की मीटिंग के बाद, उसी संबंध को और भी थोड़ा-सा गहराई में और भी मजबूत करने में भारत और चाइना को ये मजबूती देने में मददगार होगा ये मीटिंग। और जिस जिस हिसाब से चाइना में इसको रिसीव किया, चाइना के आप देखिए मीडिया में ग्लोबल टाइम्स ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा, जो जो दर्शाता है, जो जो इसमें उन्होंने सारे ये बात रखी कि क्यों इंडिया और चाइना को साथ होकर ग्लोबल चैलेंजेस को झेलना चाहिए, और कैसे दोनों साथ रहकर दुनिया जो है, जो ताकतें हैं उसको वो एक साथ एक साथ टेक ऑन कर सकते हैं, एक साथ उनको झेल सकते हैं। और इन्होंने ये शांति के लिए भी, और एक सुरक्षा के लिए भी कैसे दोनों का साथ रहना कितना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से मैं मानता हूँ कि चाइना ने जयशंकर के विज़िट को एक काफ़ी सीरियसली लिया, और एक एक मूड है, एक एपेटाइट में जो समझ में आया वहाँ की मीडिया को पढ़कर, और जिस हिसाब से शी जिनपिंग और दूसरे वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर और उपराष्ट्रपति जो मिले, उससे लगता है कि जो ये एक चाइना काफ़ी कीन है कि जो इंडिया के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव हो। और जो 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 उनकी भाषा है, जो जिस हिसाब से उन्होंने ग्लोबल टाइम्स में लिखा, उससे साफ दर्शाता है कि चाइना एक चाहता है कि जो एक स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट डेवलप हो बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और जिससे इस स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट से ये होगा कि जो बार बार खटास रिलेशनशिप में आ जाता है थोड़े से बॉर्डर क्लैशेस से, चाहे और भी बॉर्डर पे डिस्प्यूट से, वो कम हो।
तो ये अब इस चीज से ये हुआ कि चाइना के इस विजिट से एक हुआ ये निष्कर्ष निकला कि चाइना के मन को भांपने में फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के विदेश मंत्री को मौका लग गया। उसका वो चाइना क्या सोच रहा है और क्या वो हम डीलिंग करने के लिए तैयार है, तो इससे कम से कम ये चीज़ तो पता चल गया। और भारत को भी जो अभी जिस ढंग से जो पॉलिटिकल परिस्थिति बना हुआ है ट्रंप के आने के बाद, और जिस ढंग से इंडिया बहुत बहुत ही प्रेशर में है कि ट्रेड डील्स करने के लिए अमेरिका से, और इंडिया को पता है जो भी ट्रेड डील्स होगा उसमें इंडिया को वो सारे चीज़ नहीं मिल सकते जो वो चाहता है। और वो भी, और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो हो सकता है ट्रेड डील्स इंडिया के लिए उस ढंग से फेवरेबल नहीं हो जिस ढंग से वो चाहता हो। तो ऐसी स्थिति में इंडिया भी चाहेगा कि जो चाइना के साथ आर्थिक संबंध जरूर सुधरे, प्लस आर्थिक संबंधों के साथ साथ राजनीतिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी इम्प्रूव हो। और इसी दिशा में चाइना का जो जो ग्लोबल टाइम्स और उनके जो मिनिस्टर्स है इसी दिशा में उन्होंने बात की। तो मेरे ख्याल से ये जो जयशंकर का विजिट है ये एक छोटा स्टेप है, लेकिन बहुत दूरगामी परिणाम भी दे सकता है। और ये डिपेंड करता है दोनों कंट्रीज के लीडरशिप पे। और ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए अभी एससीओ का जो समिट होने जा रहा है, अभी तो फॉरेन मिनिस्टर्स का ही मीटिंग हुआ, एससीओ का समिट इसी सितंबर अक्टूबर के आसपास हो जाएगा, अक्टूबर वगैरह में। तो उसमें ये है चांसेस ये काफ़ी हाई है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ जाए और वहाँ पे सी जिनपिंग से भी मुलाकात हो जाए, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हो जाए। तो ये काफ़ी मतलब एक अहम मीटिंग होगी। और जो ये देखने वाली बात होगी जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के लिए भी कि ये मीटिंग कैसे पैन आउट करता है। और एक मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है जयशंकर का बायलैटरल विजिट, ये जो इन्होंने मल्टीलैटरल फोरम को बायलैटरल विजिट्स में भी कन्वर्ट कर दिया, उस हो सकता है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट का भी वो तैयारी का, वहाँ जाने की तैयारी का भी एक इंडिकेशन हो, वहाँ जो इनिशियल प्रिपरेशंस हो, एजेंडा हो टॉक्स का, हो सकता है ये उसकी भी एक नींव ये रख कर वहाँ पे आए हों। तो बहुत ढंग से आप रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं यही समझता हूँ कि जो दो इतने बड़े देश के बीच में अगर बातचीत और समझा और अंडरस्टैंडिंग नहीं रहे तो ये दुखद बात है। और कहीं ऐसे में कभी भी ये जो रीजन है स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा, हमेशा डीस्टेबलाइज रहेगा। सो दोनों जो पॉपुलस कंट्री है, इतने जनसंख्या इतनी आबादी वाले देश हैं, दोनों देश के लिए ये ज़रूरी है कि एक होकर काम करें, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करें, जिससे दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके आर्थिक विकास में और एक इतनी बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में। लेकिन जो जिस ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें एक बात और है, एक ये बात कही गई है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या उसका इशारे पर काम नहीं होना चाहिए, इस तरह का एक इंडिकेशन उसमें है। अब अगर पिछले दिनों का देखें, पिछले 8-10 साल में जब से मोदी जी आए हैं तब से अगर चीज़ों को देखें तो भारत ने अपने को अमेरिका के साथ जो अलाइन किया है उसको ये बता करके किया है कि हम इस रीजन में सिक्योरिटी को संभाल सकते हैं और चाइना के लिए एक बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर अमेरिका के हिसाब से काम कर सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में अभी हमारे डिप्टी आर्मी चीफ ने एक बात कही, और उससे पहले भी मैं चूंकि लेटेस्ट वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि जब डीजीएमओ बात कर रहे थे तो पाकिस्तान के पास हमारे हर जगह की इंफॉर्मेशन उनके पास थी, हमारे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनका इशारा था कि चाइनीज सैटेलाइट से सारी इंफॉर्मेशन उनसे शेयर हो रही थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी एक पब्लिक मीटिंग में ये बात कही है, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई छोटी आंखों वाले गणेश जी के सहारे उन्होंने बात कही कि और इन चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए और अपने को आत्मनिर्भर होना है। तो ये दो चीज। और तीसरा, अभी जो दलाई लामा को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि हमारे एक केंद्रीय मंत्री और इम्पोर्टेंट केंद्रीय मंत्री
जिन पर प्रधानमंत्री बहुत भरोसा करते हैं, किरण रिजिजू, वो दलाई लामा के जन्मदिन के समारोह में वहां गए, और एक और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी वहां गए। किरण रिजिजू ने जो दलाई लामा ने कहा उसको सेकंड किया, उसको सपोर्ट किया। हालांकि भारत सरकार की तरफ से यह कहा गया कि यह धार्मिक मामला है, इसमें हम नहीं पढ़ते, लेकिन किरण रिजिजू का जो कहना था वो, और दूसरी इस पर बहुत ही आप देखिए कि जो रिएक्शन आया चाइना का, वो जबरदस्त रिएक्शन था। चाइना बहुत सीधे तौर पर यह कहता है कि दलाई लामा कौन होगा कौन नहीं होगा ये चाइना तय करेगा। तो इन सारी चीजों के बीच में ये जो मीटिंग अगर इसे देखा जाए, और जो मीटिंग हुई है वांग यी के साथ, उसमें भी डी एस्केलेशन की बात की जयशंकर ने। डी एस्केलेशन को अगर आपको मतलब अगर दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि जब गलवान हुआ था, गलवान के तुरंत बाद जयशंकर चाइना गए थे, बात बनी नहीं थी उसमें। और फिर आपको याद होगा रशिया ने बीच बराव किया, मॉस्को में सितंबर की बात होगी, सितंबर 2020, जहां तक मुझे याद पड़ता है, सितंबर या अक्टूबर 2020। और उस समय वहां पर इनके रक्षा मंत्री थे शायद चीन के, और रशिया था, और हमारे, या विदेश मंत्री थे उनके, और हमारे विदेश मंत्री थे। वहां पर चीजें तय हुई थी कि भाई जो चीजें हो गई हैं ये रहे, आगे का मामला हम लोग मॉडस विवेंडी तय की जाएगी, मॉडस विवेंडी कहा गया था। अब उसके बाद उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्केलेशन और ये सारी चीजें हैं, ये इस अपनी तरफ से आप नहीं कर सकते। वहां पर चीजें रुक गई, कुछ चीजें तय हुई, और आप देखिए पिछली बार, पिछले साल की या 2023 की बात है, 2023 या 2024 की बात है, जिसमें फिर गलवान को लेकर के बहुत तेजी से बातें शुरू हुई, और ये खबर आई थी कि दोनों फौजें पीछे हटी। लेकिन एक्चुअल स्थिति ये है कि चाइना ने करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर, 2000 से 3000, वो समझने की बात है कि अगर आप जो बफर कहा गया है उसे अगर आप ना जोड़ें तो 2000 रहता है बफर, चूंकि इंडियन उसमें है, तो अगर उसको जोड़ दें तो वो 3000 के आसपास हो जाता है। अब ये चाइना के पास है। अब ऐसे में आप अगर डीएस्केलेशन की बात करते हैं, कोई रास्ता तय नहीं हुआ है, तो ये इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए कि हमारे चाइना से हम चीजें ठीक करना चाहते हैं, या फिर स्टेलमेट है एक तरह से? क्योंकि वांग यी ने इससे इनकार किया है। वांग, चूंकि चाइना का जो पूरा स्टैंड है वो स्टैंड एक अलग किस्म का स्टैंड है, दलाई लामा को लेकर के, तिब्बत को लेकर के, बॉर्डर इशू को लेकर के, और साथ में सिक्योरिटी को लेकर के भी। देखिए, चाइना का जो आपने पहले बोला, अमेरिका का जिक्र किया कि कैसे जी, चाइना अप्रिशिएट नहीं करता है इस बात को कि इंडिया का अमेरिका के साथ इतना स्ट्रैटेजिक और गहरा संबंध हो। क्योंकि चाइना, जी। देखिए चाइना शुरू से इसमें एक एक, चीज और जोड़ दूं, एक चीज और जोड़ दूं संजय जी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया के इस क्लेम को धराशायी कर दिया कि यहां पर वो सिक्योरिटी संभाल सकता है, और यही वजह है कि ट्रंप बार बार 20 बार कह चुके हैं कि हमने दोनों को रोका है। तो एक जो लीवर उसने बनाया था वो लीवर खत्म हो गया। राइट। अब देखिए, पहले अमेरिका वाला ही एंगल हम लोग जी, एक्सप्लोर कर रहे थे। ये अमेरिका इंडिया को, अमेरिका जो गैप है इंडिया और चाइना के बीच में, जो जो डिस्ट्रस्ट है उसको एक्सप्लॉइट करता है। और जी, इंडिया जानता है कि अमेरिका जानता है कि इंडिया में एक बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन है, बड़ी आबादी है जो चाइना पे भरोसा नहीं करता। और इंडियन लीडरशिप में भी ये थिंकिंग है कि जो चाइना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इस थिंकिंग को अमेरिका एक्सप्लॉइट करता है, और अमेरिका इंडिया को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है काफ़ी सालों से कि ये एक बैलेंसिंग फैक्टर हो जाए चाइना के खिलाफ। और इंडिया को एक एक केवल सिक्योरिटी रूप से नहीं, डिफेंस रूप से नहीं, एक इकोनॉमिक ताकत के रूप में भी अमेरिका चाहता है कि ये इमर्ज हो, और जिससे वो चाइना के धार को कम कर सके। और इंडिया इसीलिए बुश के ज़माने से ही आप देखेंगे इंडिया को न्यूक्लियर डील्स मिल गए, बहुत बहुत ही सस्ते टर्म्स पे, प्लस जितने भी
वो बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले, इंडिया प्रमोट कर अमेरिका इंडिया को प्रमोट करने लगा सभी फ्रंट पे। तो एक कोशिश थी, एक रही है अमेरिका की, जो इंडिया को एक ग्लोबल स्टेज में चाइना के पैरेलल करीब करीब खड़ा किया जाए। ये है, और इंडिया को बनाया इन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में, जो क्वाड्स का मेंबर भी बनाया, जो क्वाड्स एक जी। ऐसा सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जो एंटी चाइना ही है, एंटी चाइना फ्रंट है वो, और वो चाइना के इंटरेस्ट के खिलाफ इंडो पैसिफिक रीजन में काम करता है, और उसके लिए ही बना है। ऑफ कोर्स उनके जो क्वाड के जितने मेंबर्स हैं वो डिनाई करते हैं कि जो वो चाइना के खिलाफ नहीं है, वो किसी कंट्री के खिलाफ नहीं है, ये रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए बना है, और इंटरनेशनल फ्रंट पे रूल बेस्ड ऑर्डर हो, इसलिए ये फ्रंट बनाया गया। लेकिन चाइना इसे देखता है कि ऐसा फ्रंट जो उसके खिलाफ है, और इंडिया का उसमें इन्वॉल्व होना चाइना को नागवार गुजरता है, चाइना उसे पसंद नहीं करता। तो एक ये एक इंडिया चाइना रिलेशनशिप में अमेरिका एक बाधा है, और अमेरिका चाइना जानता है कि अमेरिका इंडिया का इस्तेमाल उसके खिलाफ करने की कोशिश करता है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। अब इंडिया के ऊपर है कि ये इस फ्रंट पे वो चाइना का ट्रस्ट जीत सकता है या नहीं, यार इंडिया को ये लगे कि जो अभी तक इंडिया ये सोच रहा है कि जो अमेरिका से रिलेशनशिप अच्छे होने पे उसके लिए न केवल स्ट्रैटेजिकली बट इकोनॉमिकली भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा, पॉलिटिकली भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब इंडिया को डिसाइड करना है कि क्या चाइना के साथ भी अगर डीपेन करे इसको इकोनॉमिक रिलेशनशिप तो क्या फ़ायदा होगा। अब एज एन एक्सपर्ट और एज ए पॉलिटिकल थिंकर अगर आप देखेंगे तो चाइना के साथ, चाइना नेबर है, और चाइना के साथ अगर इंडिया का संबंध प्रगाढ़ होता है, अगर डीपन होता है, तो उसमें केवल इकोनॉमिक की रिलेशनशिप ही नहीं गहरा होगा, उसके साथ साथ राजनीतिक जो स्थिरता इस क्षेत्र में आएगा, वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा इंडिया के लिए। आज देखिए, अगर आप चाइना इंडिया को पता है ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को ये एहसास हो गया कि जो अगर आप चाइना और पाकिस्तान दोनों को एनिमी की तरह ट्रीट करेंगे तो आप एक बियॉन्ड ए पॉइंट आप आगे नहीं जा सकते। आपका एक सीमा है, आप उनसे जीत नहीं सकते। यही ऑपरेशन सिंदूर में ये प्रूव कर दिया कि कैसे पाकिस्तान पे जो अटैक हुआ उसमें चाइना खुलकर सामने आया, और चाइना को और इससे इंडिया को पहली दफ़ा ये एहसास हुआ कि जो इसका इसका मिशन पाकिस्तान में उस ढंग से सक्सीड नहीं कर सकता जैसे वो चाहता है। तो एक मेरे ख्याल से इंडिया के लार्जेस्ट सिक्योरिटी फ्रंट्स पे भी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में भी अगर चाइना पाकिस्तान साथ आगे हैं, उससे इंडिया को नुकसान है, इंडिया को फ़ायदा नहीं है। केवल केवल ये पाकिस्तान फ्रंट पे नहीं, दक्षिण एशिया में, पूरे दक्षिण एशिया में ही इंडिया एक अलग थलग पड़ जाएगा। इंडिया इंडिया को वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो वो चाहता है। अब इसमें अगर चाइना के साथ इंडिया का पॉलिटिकल रिलेशनशिप सही हो जाए, तो इससे नेचुरली है कि जो पाकिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे, और जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। आप पूरे रीजन में आपको आतंकवादियों से जूझना पड़ता है, आपको इंस्टेबिलिटी से जूझना पड़ता है, तो बहुत सारे चीज़ है जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल होंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है इंडिया के लीडरशिप पे। अभी इंडिया का लीडरशिप जो अभी है यहाँ पे, और उनको इतना एक मैक्सिमलिस्ट पॉलिटिक्स वो खेलते हैं कि जो वो एक जो मध्य मार्ग जो होता है वो नहीं, या तो आर पार वाली पॉलिटिक्स। तो इसकी वजह से कोई कोई एक मिडिल ग्राउंड पे आने में वक्त लगता है, और उसको कन्विंस करना लोगों को मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे अदर्स हो, उन्होंने बोला कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जयशंकर के इस विजिट को, जो 5 साल में पहली दफ़ा हुआ। और तो ये एक एक है कि जो ये इंडियन लीडरशिप को अब एक न्यू इमेजिनेशन की ज़रूरत है। आई फ़ील कि जो इंडिया को एक नया इमेजिनेशन की ज़रूरत है, जिसमें वो
चाइना के साथ रिलेशनशिप भी इम्प्रूव करना है, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप भी, क्योंकि आप 75 साल हो गए, आप ऐसे ही नहीं रह सकते। इससे आप अब इतनी बड़ी आबादी इंडिया की है, आप यू नीड रिसोर्सेज, आपको रिसोर्सेज चाहिए इतनी बड़ी आबादी को आगे निकालने के लिए। और ये संभव हो सकता है, जैसा चाइना बहुत लाउडली बोलता है इस चीज़ को, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है कि ये ऐसा तभी संभव है जब हम दोनों साथ आएंगे। इससे जो यूनिलैटरलिज्म है, जो सुपर पावर का, वो भी चैलेंज होगा। तो एक ये है कि जो ये ऑल डिपेंड्स कि जो लीडरशिप कैसे इसको हैंडल करता है। अब जब दलाई लामा के मसले पे इंडिया के लिए वो आसान रास्ता नहीं है। वो दलाई लामा 1959 से इंडिया में है, और दलाई लामा परहैप्स जो जो इतिहास जानते हैं उनको लगता है कि जो तिब्बत के कारण ही जो भारत और चीन में 1962 में युद्ध हुआ, तिब्बत एक जी। बहुत बड़ा फैक्टर था। और जो अभी जो डिस्ट्रस्ट कंटिन्यू हो रहा है, वो भी तिब्बत के कारण हो रहा है। नहीं, वो अब तिब्बत की वजह से भी हो रहा है। इसके अलावा डोमेस्टिक कंपल्सन्स जो बना लिए हैं मोदी जी ने अपनी पार्टी के लिए, दरअसल नेहरू को क्रिटिसाइज करके और पिछली पास्ट गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज करके। लेकिन अगर आप पास्ट गवर्नमेंट्स को देखें तो राजीव गांधी जब गए थे, चाइना गए थे, 87 या 88 की बात होगी, देंग शियाओपिंग से उन्होंने बहुत काफी, 88। मतलब वो फोटो आई थी, हाँ, और खबरें इस तरह की थी, बहुत देर तक हाथ मिलाया था उन्होंने, दोनों ने। हाँ, वो तो मतलब समझिए कि जो काफी लंबे समय के बाद दोनों लीडरशिप की मीटिंग थी वो। हाँ, लेकिन उसमें जो अंडरस्टैंडिंग्स बनी थी उस पर फिर चीजें आगे चलती रही। वाजपेयी जी भी उसी पर चले और मनमोहन सिंह भी उस पर चले, लेकिन मोदी के आने के बाद वो चीजें बदल गई। यस। तो जैसे जैसे वाजपेयी जी ने वन चाइना को एक्सेप्ट कर लिया, तिब्बत हिस्सा है चाइना का, ये एक्सेप्ट कर लिया। ये तो वाजपेयी गवर्नमेंट ने किया था ना, 2003 में, जहां तक मुझे याद पड़ता है। हाँ, हाँ। 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लेते हुए, मतलब एक बहुत बहुत बड़ा एक तरह से फैसला था, तो उसे लिया गया। लेकिन अब जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट तो 62 की लड़ाई और तमाम चीजें, पिछले सारे गड़े मुर्दे उखाड़ करके, और ऐसे खड़ा करती है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसको फायदा हो। तो अब हाँ, जो आप कह रहे थे मैक्सिमलिस्ट खेलती है, तो मैक्सिमलिस्ट खेलने के चलते वो चाइना से कैसे इस पर वो कर सकती, वो चाहता है भाई, चाइना बहुत साफ सी मामला है कि वन चाइना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन वो तो देखिए, दलाई लामा भी ये मानते हैं कि जो तिब्बत चाइना का पार्ट है, वो अब उनका जो मसला है कि जो ऑटोनॉमी पे, कि हम्म। हमें अपना एक कल्चरल ऑटोनॉमी दो, हमें अपना, आप फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, सब चीज़ संभालो, हमें अपना इंटरनल अफेयर्स, हमें कल्चरल, एजुकेशन, ये चीज हमारे हाथ छोड़ दो। आप हम्म। हम दलाई लामा भी ये चीज़ बोलते हैं, अभी भी उन्होंने बोला। चाइना एग्रीमेंट, चाइना को प्रॉब्लम ये है कि जो इस टर्म्स के ये बोलता है कि चाइना की ये टर्म हम डिसाइड करेंगे। वो ईगो का मसला है कि जो हम कैसे कैसे सॉल्व हो मसला, ये हम डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए बातचीत में, दोनों पक्षों के बातचीत में ज़्यादा मतलब 8 9 राउंड के बातचीत हुआ दोनों में, लेकिन आगे आगे बात बढ़ी नहीं। तो हम्म। वो तिब्बत तिब्बत एक स्टिकिंग इशू है। और तिब्बत अब चूंकि दलाई लामा 90 साल के हो गए, अब ये है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा जो हो, तो आपने दलाई लामा की अभी जो नई किताब निकली है, जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखा है, उसमें वो लिखते हैं कि जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा, वो फ्री वर्ल्ड में पैदा हो। मतलब कि हम्म। वो दलाई लामा चुनना चाहते हैं कंट्रीज लाइक इंडिया एंड अदर प्लेसेस से, कि जो जो हम्म। चाइना में पैदा नहीं हो, है ना। तो ये बड़ा स्टेटमेंट है। तो अगर हम्म। वो दलाई लामा इंडिया से चाहे और से, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी का मसला हो जाता है। और जो लड़ाई 1950 के दशक से चली आ रही है तिब्बत में, वो लड़ाई और चल कंटिन्यू रहेगा। तो चाइना चाहता है इस चैप्टर को क्लोज करना। जो हम्म। और इसके ये चैप्टर तभी क्लोज होगा जब इंडिया के सहयोग
नहीं इंडिया का तो इंडिया ने ये चैप्टर फिर से खोल दिया 2019 में 370 हटाने के बाद, जो बाइफरकेट किया जम्मू कश्मीर को। यस। तो और वो जो नया नक्शा जारी हुआ जिसमें लद्दाख का हिस्सा अक्साई चीन को दिखाया गया, वो भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है, जिसको हालांकि जयशंकर ने, चाइनीज जो लीडरशिप थी, उसको ये कहा कि ये सिर्फ कार्टोग्राफिक वो है, लेकिन चाइना इस बात को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारी लीडरशिप पार्लियामेंट में भी बोलती है कि अक्साई चीन को ले लेंगे। तो एक देखिए 370 के हटाने के बाद एक चीज ये हो गया कि चाइना भी अब स्टेक होल्डर हो गया कश्मीर में, जो पहले हाँ। नहीं था। आपने कश्मीर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान का जो झंझट था, उसमें आप चाइना को भी घुसा लिए। आप देखिए कि जो गलवान हुआ, जो भी मूवमेंट बॉर्डर्स पे हुए, जो लद्दाख के एरियाज में, हिमालयन रीजन्स में हुए, ये 5 अगस्त 2019 के बाद हुए। गलवान जून 2020 की घटना है। तो आप समझिए कि जो आप उस जो अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से लिंक करना पड़ेगा गलवान की घटनाएं। आप ये मूवमेंट ऑफ द ट्रूप्स उसके बाद ही शुरू हुआ, जो चाइनीज एग्रेशन, और जो चाइना ने जो एग्रेसिवली बॉर्डर पे ट्रूप्स मूव करना शुरू किया, वो अगस्त 2019 के बाद हुआ। उसका वही स्थिति अभी कमोबेश बनी हुई है, थोड़ा समझौता होने के बाद। तो इंडिया इंडिया अब इंडिया ने कॉम्प्लिकेट किया चीजों को। क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया 370 का, ये यूनिलैटरल था, जबकि ये आपको पता है कि जो इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, बातचीत एकदम नहीं हुई जो इनके एजेंडे में था। लेकिन इसके जो बीजेपी के पर्सनल एजेंडे में जो चीज था, वो देश का एजेंडा नहीं हो सकता। वो देश के लार्जर एजेंडे को, देश के लार्जर विजन को वो जरूरी नहीं कि वो सर्व करे। तो मेरे ख्याल से नहीं, इससे उसने तो नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी के एजेंडे ने देश के लार्जर इशू को या एजेंडे को नुकसान पहुंचाया है। यस, अब पहुंचाया। अब इसमें कॉम्प्लिकेट हो गया। आप उसको जो लड़ाई हुई 2020 में गलवान में, ये आप समझिए कि जो उसका एक इम्पैक्ट है, उसका इससे कॉन्सिक्वेंस ऑफ 370 एब्रोगेशन, आप उससे वो ये भी इस एनालिसिस को आप दूर नहीं रख सकते। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो चाइना, हम डोमेस्टिकली चीज़ों को देखते हैं, और डोमेस्टिकली जैसे ये प्रोजेक्ट करते हैं, वो जरूरी नहीं कि ये सही हो, और इससे कहीं भी ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है, न इंटरनल पीस में न एक्सटर्नल पीस में। और जब इंटरनल और एक्सटर्नल पीस नहीं है, तो आप ग्रोथ भी नहीं है, क्योंकि आपका लार्जर फोकस कोई कुछ और है। अपने एजेंडा को सर्व करना है, अपने 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 जो पॉलिटिक्स को सर्व करना है। तो इसमें जो देश का जो लार्जर हित है, जो वृहत हित है, वो सर्व नहीं हो पाता। तो ये है प्रॉब्लम। और दूसरी बात ये है कि देखिए, एक कॉन्टेक्स्ट एक और भी है, जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और जो डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि जो मोदी जब 2014 में आए, प्राइम मिनिस्टर बने, तो काफ़ी उन्होंने लंबा चौड़ा, ये हम देश को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इकोनॉमिकली देश को आगे ले जाएंगे, मेक इन इंडिया, क्या क्या प्रोग्राम्स दिया, स्टार्टअप्स एंड ऑल दिस थिंग। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ाने की बात की, चाइना जैसा देश बनाने की बात की, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं भी ये 20% भी उस मकसद में सक्सीड नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया का उस स्टेज में नहीं है कि चाइना नहीं, का मैन्युफैक्चरिंग में मैं आपको बता दूं कि जब 2014 या 2015 में जब मेक इन इंडिया की घोषणा की गई थी, जो उसके स्टेटस ऑब्जेक्टिव्स थे, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि अगले 10 साल में, यानी 2025 तक, भारत का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जीडीपी में 25% हो जाएगा। एक सबसे बड़ा ये था। हुआ इसका ठीक उल्टा। 25% तो बहुत दूर की कौड़ी रहा, जितना था उससे भी कम हो गया। यस, आपने आप देखिए जिस, और दूसरी तरफ आप पैरेलल भी, चाइना में भी मेड इन चाइना 2014 में शुरू किया गया। इनसे एक साल पहले जब शी जिनपिंग आए, शी जिनपिंग 2012 के आखिर में आए थे शायद,
तो 2014 में शुरू किया गया और उन्होंने जो टारगेट्स रखे थे कि 25%, उनका भी टारगेट यही था कि जीडीपी का 25% दुनिया में अपनी जो हिस्सेदारी मैन्युफैक्चरिंग में है वो अच्छी करनी है, और वो भी 20% प्लस का मामला था कि 20% से ज्यादा करनी है, 20-25% से ज्यादा। और तीसरा टारगेट ये था कि सेक्टर्स में इंटरनेशनल कंपटीशन में चाइनीज कंपनियां खड़ी हो जाए। यस, ठीक है, तो तीनों टारगेट्स उन्होंने समय से पहले पूरे कर लिए। उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी 25% से ज्यादा है, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में उनकी हिस्सेदारी 36% है, 25% बहुत पीछे रह गया। और उनकी कंपनियां बीवाईडी और ढेर सारी कंपनियां हैं जो कंपनियां सीधे टॉप कंपनीज को चैलेंज कर रही हैं, या यस, बीवाईडी तो अब टेस्ला से आगे मानी जा रही है। हाँ हाँ, बीवाईडी वगैरह और वो और जो और और उन्होंने सैटेलाइट का मामला भी था कि जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है और एंड सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में भी चाइना ने एक तरह से अमेरिका को चैलेंज कर दिया है। और जो जो ये आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी में चैलेंज किया, और इसके अलावा कुछ सेक्टर्स ऐसे क्रिएट कर लिए जिसमें दुनिया उस पर डिपेंडेंट है, जिसमें आपका रेयर अर्थ तो है ही, ये तो पहले से चला आ रहा है, मतलब वो 2000 से उनकी तैयारी थी। लेकिन जो जैसे सोलर पैनल्स में, ऐसे और भी कई चीजें हैं जिन पर चाइना, और इसके अलावा क्या किया कि जो अमेरिका से शिफ्ट हुई मैन्युफैक्चरिंग चाइना में, उसके चलते भी एक बड़ी दिक्कत अमेरिका के लिए खड़ी हो गई, और चाइना उसमें विन विन उसमें रहा। मतलब विन विन क्या, जीता, वो बहुत जबरदस्त तरीके से जीता, डिपेंडेंसी अपने पर बढ़ा दी। दूसरी तरफ भारत उसमें और पीछे होता चला गया। जो ये था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो फेल साबित हुई। राइट, एकदम। आप देखिए डिमोनेटाइजेशन, भारत ने ऐसे सारे कदम उठाए जिससे इनका इकोनॉमी बढ़े नहीं। अभी जी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2016 में जब इन्होंने विमुद्रीकरण किया था, नोटबंदी किया था, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी एक सॉलिड आर्गुमेंट लेकर नहीं आ रही है, दलील लेकर नहीं आ रही कि आपने ये डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया। आप समझिए कि जो आपने वो नोटबंदी के बाद जो स्मॉल स्केल सेक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को जो धक्का लगा, वो अभी तक उबर नहीं पाए हैं। उसके बाद तुरंत उसके बाद कोविड का वक्त आया। कोविड में भी आपने मतलब अपने सेक्टर्स को बचाने के लिए वो पैसा नहीं इन्वेस्ट किया, जिससे बहुत रोजगार धंधा बच जाते, बहुत सारे बंद हो गए। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने इन्वेस्ट किया, आपने सबका ये ले लिया कि भाई आपको बंद होने नहीं देंगे। उन्होंने कोशिश की जिससे अमेरिका जैसी इकोनॉमी और यूरोप जैसे इकोनॉमी वगैरह सस्टेन करते रहा। भारत में वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। और फिर जीएसटी प्लस आपने जो मेक इन इंडिया और प्लस आपने जो स्टार्टअप वगैरह का जो डाला सगुफा, बहुत सारे लोग आए बाहर से कि स्टार्टअप इंडिया का कॉन्सेप्ट सही है। हम पर्सनली जानते हैं कुछ लोगों को जो अमेरिका में 20 साल 22 साल रहने के बाद सारे स्टेबल नौकरी छोड़कर यहाँ आ गए। अब वो यहाँ तो आ गए, लेकिन क्या है कि जो बैंक से लोन मिलना इतना मुश्किल काम है, जिससे वो हताशा हाथ लगी ज़्यादातर लोगों को। कितने यूनिकॉर्न्स बन गए, बहुत कम ही बने। तो कहने का मतलब कि भारत जो ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन 2014 में सही था कि हम भारत को यहाँ इस स्थिति में ले जाएंगे, इतने ऊंचे ले जाएंगे, लेकिन जो उनके अपने ही एक्शंस पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। और अब जीएसटी वगैरह से आप जो उन्होंने जो टैक्स रेजिम लाया जीएसटी का, उससे तो इकोनॉमी और खराब हो गया। उससे ये आप सरकारी इनकम बढ़ा, लेकिन मिडिल क्लास और बिजनेस का वो जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं बढ़ा। तो ये सब चीज़ है जो आपने अपने ही लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया, इनकी पॉलिटिक्स ने, इनकी पॉलिसीज ने। तो ये आप चाइना को चैलेंज कैसे कर सकते? तो ये चाइना अब इस चीज़ से वाकिफ है। तो चाइना जान रहा है कि इंडिया हमको हमारी ज़रूरत है, और इसीलिए इंडिया को वो एक एज एक्सपोर्ट मार्केट भी देखने लगा कि जो भाई वो तो देखेगा ही। 140 बिलियन का कारोबार है उसका इंडिया के साथ, जिसमें 99 बिलियन वो एक्सपोर्ट करता है इंडिया को।
यस, आप समझिए इतना ट्रेड डेफिसिट है, गैप है दोनों के बीच में। अब आप देखिए BYD जैसे कंपनी और भी कंपनीज आने के लिए तैयार हैं। आप देखिए जो निगोशिएशन होगा, चूंकि इंडिया को भी जरूरत है, तो दोनों दोनों जब बात करेंगे तो और भी चाइनीज कंपनीज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंडिया में आएगा। अभी BYD में इन्होंने इन्वेस्टमेंट पे दिया नहीं है, परमिशन इंडिया ने नहीं दिया है, हो सकता है इन फ्यूचर दे दे। और भी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में चाइना करना चाहता है, क्योंकि ये ज़रूरत है, इंडिया को भी इन्वेस्टमेंट चाहिए प्लस चाइना को भी मार्केट चाहिए, तो दोनों की ज़रूरत है। दो और इंडिया को और भी चाहिए, ज़रूरत ये है कि एज ए लीडरशिप इंडिया को चाहिए कि जो दक्षिण एशिया में जो वो अलग थलग पड़ गया है, दक्षिण एशिया में जो इसकी सिक्योरिटी पे एकदम डायरेक्ट थ्रेट है, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, उसको उसको कैसे कम किया जाए। लेकिन उसको क्या 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 संजय जी, साउथ एशिया में जो सिक्योरिटी थ्रेट है या जो रिलेशंस हैं आसपास के देशों के साथ, उनको बिना चाइना के साथ अब जो स्थिति बन गई है, आज से 10 साल पहले अलग स्थिति थी, आज जो बन गई है, क्या चाइना से रिलेशंस बेहतर किए बिना उनसे रिलेशंस बेहतर किए जा सकते हैं? देखिए, चाइना, अगर आप तालिबान से बात करना चाहते हैं, तो तालिबान आप समझिए, तालिबान आज चाइना का ज़्यादा सुनेगा, इंडिया का नहीं। ऑफ कोर्स इंडिया को आज वो चूंकि चाइना एकदम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज था जो रिकॉग्नाइज किया, जो चाइना उसके तालिबान लीडरशिप से बात करता है। और अभी देखिए, अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान और तालिबान के बीच में संबंध खराब हो गए थे, तो चाइनीज लीडरशिप, चाइना ने ही तो वो तो ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद जब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री वहां गए थे तो उन्होंने उसको बुला लिया था, बुला लिया। ताकि हाँ, और दोनों की तो बात करा दी। यस, तो आप ये समझिए कि वो चाइना एक मेजर फैक्टर है। चाइना वहाँ पे एक्सकवेशंस वगैरह में इन्वॉल्व है। वहाँ पे मेस आइनक एक जगह है घोर प्रोविंस में, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान, वहाँ पे मिनरल्स वगैरह चाइना एक्सप्लोर कर रहा है, और चाइना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी कर रहा है। तो चाइना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो और इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया का अपना एक इंडिपेंडेंट रहा है, लेकिन जब से तालिबान के आने के बाद से इंडिया का थोड़ा सा वो इंडिया इंडिया का रिलेशनशिप अफगानिस्तान से उस वैसा नहीं रह गया, क्योंकि इंडिया ने सारे रास्ते बंद कर दिए। पर उन्हें इंडिया ने अफगानिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल लीडरशिप थे, नदर्न अलायंस वाले, किसी को आने नहीं दिया यहाँ पे। क्या, और पूरे स्टूडेंट्स के, इतने स्टूडेंट्स पढ़ते थे यहाँ पे, सारे स्टूडेंट्स का वीज़ा कैंसिल हो गया। जो स्टूडेंट्स घर गए हुए थे उनको आपने आने नहीं दिया। तो आपने जो सिविल सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए थे इतने सालों में, उसको उस रिलेशनशिप में थोड़ा आँच आ गया, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया वहाँ का। तो एक ये प्लस तालिबान को आप अब से के पहुँचने में, तालिबान से आपको डीलिंग करने में थोड़ा वक्त लगा, तो ये भी एक फैक्टर है। तब तक चाइना ने उसका इस्तेमाल कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया इंडिया के लिए ये एक बेनिफिशियल होगा अगर वो चाइना के साथ संबंध सुधारे। और एक ट्रस्ट ज़रूरी है, जिससे फिर वो पाकिस्तान के साथ भी संबंध अच्छे हो जाएंगे इंडिया के, अगर वो चाइना के साथ भी इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि इससे ये दोनों ज़रूरी है, इसलिए कि चाइना इंडिया का केवल सिक्योरिटी ही नहीं सिक्योर होगा, प्लस व्यापार भी बढ़ेगा। ये ज़रूरी है। आप ठीक है, इतने दिनों तक आपने ये पॉलिटिक्स की, अब एक नए पॉलिटिक्स को भी सोचिए कि अगर ऐसे करे तो क्या क्या सही में चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है। अभी तक तो हुआ नहीं, आपने जो पॉलिटिक्स प्ले किया वो तो नहीं। अब री इमेजिनेशन इज इम्पोर्टेंट। आप एक नए, हाँ, हाँ ये जरूरी है। और लेकिन इस सब के लिए क्या आपको नहीं लगता कि जो अमेरिका के मोह में हमारी लीडरशिप फंसी हुई है अभी भी, आज भी अगर हेडलाइंस देखें तो पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका से बहुत अच्छी डील होने वाली है और सब चीजें बहुत अच्छी चल रही, हमारी टीम वहां गई हुई है, फाइनल हो जाएंगी सब चीजें। और अब तक जैसे चाइना को अगर आप देखिए, चाइना स्टैंड ले रहा है, इंडिया ने अब तक कोई स्टैंड, अमेरिकन जो डिसीजंस हैं उन पर कहीं कोई स्टैंड, कोई रिएक्शन नहीं। देखिए और इंडिया, आज आप अगर एक तरफ और बीजिंग का जो डिप्लोमेटिक जो मूव्स हैं उनको भी देखें, तो उसमें आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बीजिंग में थे और ऑस्ट्रेलिया क्वेट का मेंबर है।
और ऑस्ट्रेलिया ही वो था जिसने क्वाड का जो घोषणा पत्र जारी हुआ, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ था, उसमें चाइना का नाम नहीं आए। वो सिक्योरिटी के कंसर्न जताई गई थी, लेकिन चाइना का नाम नहीं था, चाइना को इंडिक्ट नहीं किया गया था। वो ऑस्ट्रेलिया के कहने पर था कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा हमारे इंटरेस्ट चाइना के साथ जुड़े हुए। हाँ। तो बीजिंग ये कर रहा है, और इंडिया के इस समय जो कूटनीतिक वो हैं उनको देखिए, और उनके फलाफल देखिए क्या है, क्या उनके कोई नतीजे निकल रहे हैं। भाई अगर चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से वो किया, ईयू से किया, या जो भी इस तरह के ब्लॉक्स या कंट्रीज हैं उनसे किया, तो वो यूएस पर भी प्रेशर बना रहे हैं चाइना के लिए। एकदम। लेकिन इंडिया का जो पूरा मूवमेंट रहा उसमें क्या हुआ? इंडिया, आप ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की बात की, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का आप देखेंगे बीजिंग के शहर में घूम रहे हैं, स्ट्रीट हाँ। पे इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, लोग उसे, तो आप एक ये भी दिखाता है कि जो चाइना में सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, एक ये भी जो जो लार्जर मिसपरसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है, इसको भी दूर करता है। है ना। दूसरी बात, जहां तक इंडिया की बात है, देखिए इंडिया इंडिया जो जो एक कॉन्फिडेंट इकोनॉमी जो होना चाहिए वो है नहीं, तो ये इसलिए वो वेट नहीं कैरी करता, और ये जो अपने को बड़ा संभल के चलाने की कोशिश करता है। तो एक तो ये है, इनके बिहेवियर को ऐसे भी देखा जा सकता है। दूसरी बात ये है कि जो इंडिया का जो जैसे अमेरिका के साथ जो संबंध जिस ढंग से बढ़ रहे हैं, उसको वो खराब नहीं करना चाहता। और चूंकि वो अमेरिकन रिलेशनशिप अभी टेस्टेड है, चाइना के साथ अभी नया ये दोस्ती करना चाह रहे हैं, तो कहाँ तक जाएगा। तो वो दोनों तरफ वो ऐसा नहीं चाहते कि जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाए और चाइना के साथ इम्प्रूव ही ना हो। लेकिन चाइना भी इंडिया की जरूरत है, मजबूरी है, और अमेरिका भी मजबूरी है, इससे ये डिनाई नहीं कर लेकिन सकते। दोनों दोनों चीजों पे साथ कैसे चल सकता है? क्या चल ये पाएगा? बैलेंस ये पॉलिसी चल पाएगी? ये हम बैलेंस इंडिया को पाकिस्तान बैलेंस। तो है नहीं कि हमारी ऐसी जगह पर स्ट्रेटेजिक सिचुएशन ये है कि दोनों के साथ, हालांकि पाकिस्तान भी बहुत लंबा दोनों के साथ नहीं चल पाएगा, वो दिक्कत वहां भी आएगी। पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, वो ज्यादा अपने को वो ये नहीं समझता, इस डिल्यूजन में नहीं रहता है कि हम ग्रेट है। वो जानता है हाँ कि उसको सरवाइव करना है। हाँ 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 इंडिया के साथ एक डिल्यूजन भी है कि हम बड़े महान हैं, बड़े देश हैं, फोर्थ इकोनॉमी, थर्ड इकोनॉमी। पाकिस्तान इस अवधारणा में नहीं रहता है, इस गलत फहमी में नहीं जीता वो। हाँ। तो इंडिया के साथ ये है प्रॉब्लम। तो लेकिन इंडिया को एक चीज़ है कि चाइना के साथ अगर रिलेशनशिप जो जानता है कि इम्पोर्टेंट है, और जो इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जितने भी आप आज ईवी मार्केट हो, चाहे दवा का इंडस्ट्री हो, और भी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो चाइना का ज़रूरी है, चाइना के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम अमेरिका को भी वो गुड ह्यूमर में रख सकता है, लेकिन ये इंडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेवारी इंडिया की है कि वो किसी भी ग्रुपिंग में रहे, लेकिन वो ये न लगे कि वो चाइना के खिलाफ काम कर रहा है। संबंध ये बैलेंसिंग इंडिया कर ही रहा है, तो करना पड़ेगा, और ज़रूरी है ये बैलेंसिंग। प्लस मल्टीलैटरल फोरम्स है, जैसे सीओ हो, ब्रिक्स हो, उसमें इंडिया और चाइना हमेशा इंगेज करते रहे, तो एक ट्रस्ट बना रहे। बातचीत होने रहने से, आपस में आदान प्रदान करने से, बातचीत होते रहने से, तो ट्रस्ट बना रहता है। आप देखिए 5 साल के बाद इंडिया चाइना खुलकर बात कर रहे हैं। कम से कम ये चाइना भी लिख रहा है कि क्यों ज़रूरी है इंडिया चाइना का साथ में आना। तो ये ज़रूरी, ये डिस्कोर्स ज़रूरी है। ये अब एक जो नेगेटिव इंडिया में ऑल्सो, जो हमें लगता है कि जो हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक जो प्रेजुडिस और नेगेटिव परसेप्शन जो बना कर रखा है चाइना के लिए, वो ज़रूरी है, वो तोड़ना ज़रूरी है, धीरे ही सही, लेकिन ज़रूरी है। और चाइना को इंगेज करना ज़रूरी है। इससे आप एक जैसे पहले भी बोला कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया का सर्व होता है, प्लस पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व होता है। आप चाइना और पाकिस्तान को साथ ही जब साथ है तो आप फाइट नहीं कर सकते। आपको सहूलियत होती है कि जो दूसरे जो
मुल्क है उसके साथ डीलिंग में आप ये ज़रूरी है। आप इंडिपेंडेंटली डील कर सकते हैं, लेकिन चाइना का सहयोग, चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग आपको और ज़्यादा आगे ले जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट चलेगी, जाएगी इस डायरेक्शन में कि चाइना के साथ सहयोग बढ़े? क्योंकि एक बड़ा, जो फिर मैं कह रहा हूं वो बात, पाकिस्तान इस रास्ते में बड़ा रोड़ा है इंडिया गवर्नमेंट के लिए, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और चूंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मैक्सिमलिस्ट खेला, आपके जो आपने टर्म इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान को लेकर तो मैक्सिमल पोजीशन लेके चलते हैं ना ये लोग। तो ऐसे में वो बहुत मुश्किल, क्या आपको लगता है कि उस मुश्किल को ये गवर्नमेंट पार कर लेगी? क्या इसके पास वो डिप्लोमेटिक क्षमता है और डोमेस्टिक ऑडियंस को अपने सेटिस्फाई कर पाएगी? अब जो जो चाहिए, जो एज एन एनालिस्ट हमें लगता है कि इंडिया को री इमेजिनेशन ऑफ इट सेल्फ इज इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा एक जो नया पॉलिटिकल डायरेक्शन जरूरी है। लेकिन अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी 2014 वाली नहीं है, 2019 वाली नहीं है। अब ये थर्ड टर्म में है, इनका पॉपुलैरिटी डाउन है, इनको काफ़ी डोमेस्टिकली काफ़ी प्रेशर आ रहा है। अपोजिशन स्ट्रांग है, अपोजिशन का वॉइस काफ़ी अब प्रखर रूप से निकलता है, और मीडिया भी काफ़ी स्पेस देने लगा है, थोड़ा ही सही लेकिन देने लगा है। तो अब इस स्थिति में वो कहाँ तक जा पाएंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन भारत की मजबूरी है, आज इकोनॉमिक नेसेसिटी है चाइना को इंगेज करना। आप इंगेज नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं, आप इतनी बड़ी आबादी को पीछे ही रखेंगे, आप इंडिया का इकोनॉमिक नीड्स पूरा नहीं होगा। प्लस आई एम श्योर कि जो ये रियलाइजेशन सरकार को ज़रूर होगा कि जो पाकिस्तान के साथ छोटे ही लेवल पे सही बातचीत करना ज़रूरी है। एंड और वो चाइना के थ्रू आए चाहे अमेरिका के थ्रू आए, ये प्रेशर तो बना ही रहेगा। चूँकि इंडिया को अगर अपना एक मैच्योर्ड नेशन के रूप में दिखना है और अपनी अपनी हैसियत दक्षिण एशिया में एज ए पावर बनाकर रखना है, तो उसको अपने नेबर से इंगेज करना पड़ेगा। आज नहीं, पाकिस्तान उसकी पहली शर्त पाकिस्तान ही है। जो मैं चाइना कह रहा था वो बजरिए पाकिस्तान होगा वो, कि आपको पाकिस्तान से बेहतर संबंध करने पड़ेंगे, तब साउथ एशिया में आप बेहतर हो सकते हैं। उनको वो अब ये सरकार कर पाती है नहीं, हमें तो डाउट है, चूंकि जिस ढंग से इनका एंटी मुस्लिम नहीं, पॉलिटिक्स है। कई मतलब टॉप लेवल एनालिस्ट हैं, उनका भी ये आकलन है कि मोदी सरकार के रहते ऐसी कोई चीजें संभव नहीं दिखाई देती। नहीं, चूंकि इन्होंने वो राजनीति नहीं की, उन्होंने वो दूरदर्शिता वाला राजनीति नहीं की। वो हमेशा जो राजनीति, जो कहते हैं कि जो गैलरी को खुश रखने के लिए किया, आपने आपने वो जो प्रेजुडिसेस को बढ़ाने वाला ही काम किया, जो आप दूरी पाटने वाला काम नहीं किया आपने, आप दूरी बढ़ाने वाला काम किया। तो वो तो ये इनकी राजनीति रही है। तो ये इस राजनीति को अब जब ये इस उम्र के इस राजनीतिक उम्र के इस दराज पे आके वो छोड़ने वाले नहीं है। तीन से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ये मैं नहीं मानता कि ये पाकिस्तान और इंडिया के संबंध सुधरेंगे, कम से कम इनके ज़माने में, क्योंकि ये इनकी राजनीति का आधार वही है। अब इस राजनीति के आधार को वो छोड़ेंगे नहीं। और अब मोदी उतने स्ट्रांग नहीं है जो पहले हुआ करते थे, जो अभी। तो उनको ये भी चीज़ देखना है कि जो वो लेगेसी जो भी जैसी तैसी भी लेगेसी हो, उसको बचा के रखे, उसको ही आगे रखे। तो एक ये है इंडिया के लिए रास्ता मुश्किल है, मतलब ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। अगर आप रिजिड हो जाते हैं तो ऑप्शंस नहीं होता है। आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है, थोड़ा सा वो दूर का विजन ज़रूरी है कि आप कैसे लोगों को इंगेज करें दक्षिण एशिया में, और नेबर्स को इंगेज करें अपने लार्जर बेनिफिट के लिए। वो ज़रूरी है, वो विजन ज़रूरी है। लेकिन ये सरकार वो विजन अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं पा रही है, जिससे लगे कि जो आप भारत को तैयार कर रहे हैं 2047 के लिए, केवल ये बोल रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत, दिस भारत, दैट भारत। लेकिन जो अभी तक जो हमारे स्पीड है चलने का, जिस सोच के साथ चल रहे हैं, उस सोच में हम कहीं नहीं जा रहे। यही स्थिति रहने वाली। आप
चाइना के बराबर कहीं नहीं होने जा रहे। ना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एजुकेशन में, रिसर्च में, अच्छे से जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इतने गरीब मुल्क में, वो कहाँ हो रहा है। आप तो ये मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ एटलीस्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट की, जो ये चीज़ें सुधरेगी, चाहे इम्प्रूव होगी और चाहे कोई नया विज़न ये दिखाएँगे, अलग ढंग से करने की कोशिश करेंगे, जिससे एक कम से कम दक्षिण एशिया में एक थोड़ा स्टेबिलिटी हो और इंडिया का जो एक आवाज़ है ग्लोबल साउथ में वो प्रखर होके निकले। जी, तो उम्मीद करनी चाहिए, भले आप उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं, कम से कम इतना ऑप्टिमिस्टिक तो है कि आप पेसिमिस्टिक नहीं कह रहे हैं खुद को कि मैं पेसिमिस्टिक हूँ। नहीं तो ऑप्टिमिस्टिक में तो आप देखिए सबकी ज़रूरत है। आप एक इसी राजनीति को 75 साल से चला रहे हैं। अब उसमें और भी गंदी हो गई अब राजनीति। आपने कॉम्प्लेक्सिटी इतना भर दिया, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को इतना कर दिया कि नई सरकार के लिए संभालना बड़ा मुश्किल काम होगा, जो भी नई सरकार आवे किसी के भी लीडरशिप में। लेकिन एक बात तो तय है जो चीन देख रहा है शायद, और हमारे यहाँ भी लोग देख रहे होंगे, कि अगर ये दोनों देशों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग होती है और साथ साथ चलना शुरू करते हैं तो जियो पॉलिटिक्स बहुत तुरंत बदल जाएगी। और ये रीजन यानी एशिया ड्राइविंग सीट पे आ जाएगा, जो अभी नहीं है। कोशिश कर रहा है चाइना के जरिए, आसियान के जरिए कि वो ड्राइविंग सीट पर आए, लेकिन जैसे ही ऐसा कुछ चेंज आता है, ऐसा कोई शिफ्ट होता है, तो अमेरिकन ब्लॉक के लिए, वेस्टर्न ब्लॉक के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए शायद वेस्टर्न ब्लॉक इंडिया को दूर रखने की ही कोशिश करता रहेगा। जी, आप एकदम, आपका आकलन सही है। अदरवाइज जो इंडिया चाइना ही डिसाइड कर रीशेप कर सकता है दुनिया को, अगर साथ है। जो एशियन सेंचुरी की बात करते थे 75 साल पहले, एशियन सेंचुरी जरूरी है। और ये इंडिया चाइना इतनी बड़ी आबादी है, एक अंडरस्टैंडिंग है, इतना दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर मान लिया थोड़ा सा पॉलिटिकल डिफरेंसेस भुला कर, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखा कर दोनों हैंडल करें चीज़ों को, तो काफ़ी दुनिया का हमने ये समझ जो पॉलिटिकल नक्शा बदल सकते हैं। और जो आज जो पावरफुल देश यूनिलैटरलिज्म में इन्वॉल्व हैं, जो मनमाना कर रहे हैं, वो मनमाना नहीं कर पाएंगे। जी, तो देखिए, उम्मीद करिए कि बेहतर चीजें हों, यही उम्मीद की जा सकती है, और हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। जी, तो आज की चर्चा यही समाप्त की जाए। संजय जी, बहुत खूब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी, हमें लगता है दर्शकों को काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी और काफ़ी इंसाइट्स मिली होंगी इंडो चाइना रिलेशंस को लेकर के। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि यदि ये बातचीत उनको अच्छी लगी तो इसे शेयर करें और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को भी इसकी मेंबरशिप लें, इससे अनब्रेकिंग को ताकत मिले। तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय।